नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपका बायोलॉजी टीचर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं 9 लेक्चर हमने कंप्लीट किए आपके बायोलॉजी के पहले चैप्टर से रिलेटेड। छोटे छोटे पार्ट्स में दोस्तों ऐसा आपको वीडियोस प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सकें। ये 10th नंबर का लेक्चर आपके सामने होगा जिसमें हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे जो भी वीडियोस अपलोड हो बायोलॉजी की वह आपको यथाशीघ्र मिले दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपके कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर दोस्तों पूछें और हम आपको आंसर करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि पहला चैप्टर ही हम आप पढ़ रहे थे, उसमें 2 नंबर तक के जो क्वेश्चन थे, 1 नंबर MCQ टाइप के, 2 नंबर जो अति लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस थे, उनका हमने जो है सॉल्यूशन देख लिया था। अब आगे बढ़ना है और देखना है कि आगे हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कौन से हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जो क्वेश्चंस हैं अब हमें जो पढ़ना है दोस्तों यहाँ, वो आप देखिएगा, ये 3 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, लघु उत्तरीय, इनकी बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे कहा था कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही हम आपके सामने रख रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसे दोस्तों जो कॉमन है और आपने पढ़ लिया है, उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। अगर उनसे कोई रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट के बॉक्स में जरूर पूछें और हम आपको जरूर बताएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, जो क्वेश्चंस के बेसिस पे आपके सामने है। क्या लघु उत्तरीय आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन पर विस्तृत टिप्पणी लिखी। एक डिस्क्रिप्टिव नोट्स लिखना है किस पे, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर, किस में, आवृतबीजी। तो देखिए 2-3 चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। पहला, आवृत बीजी, इनके बारे में हमने आपसे कहा था कि इनको क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो सबसे पहले जो सबसे डेवलप हैं, सबसे लास्ट में एंजियोस्पर्म आया है जिम्नोस्पर्म के बाद। ठीक है, तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, आवृतबीजी पौधे हैं, इनका जो बीज होता है वह सीड कवर से या बीज चोल जिसे आप कहते हैं उनसे ढका हुआ होता है। तो ये तो हुआ आवृतबीजी पौधे। अब इनको एक नाम और देते हैं क्योंकि यह जो रिप्रोडक्शन बिहेवियर देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिहेवियर देते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसे आप दोस्तों लैंगिक जनन कहते हैं, इसी को आप क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देते हैं दोस्तों, उसके लिए मेल और फीमेल जो है 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के रूप में, मेल और फीमेल 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं। कभी कभी दोस्तों एक ही फ्लावर में ऐसी कंडीशन होगी, दोनों पार्ट पाए जाते हैं, कभी कभी 2 अलग फ्लावर में पाए जाते हैं, यानी मोनासियस और डायसियस की कंडीशंस पाई जाती है। पिछले लेक्चर में दोस्तों मोनासियस और डायसियस क्या है इसको हमने डिस्क्राइब किया है, आप समझ लीजिएगा। तो इसकी लाइफ साइकिल आपको देखनी है ऑन बेसिस ऑफ लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के आधार पे आपको रिप्रोडक्शन जो इनका हो रहा है उसको साइक्लिक दे से देखना है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ देखें क्या कह रहा है। आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन, आप जानते हैं जैसा हमने कहा कि हायर ऑर्गेनिज्म है तो रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वह भी दोस्तों हायर है, और रिप्रोडक्शन का तरीका अगर हायर है तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही बात आपके सामने आएगी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। दिया है आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन के अंग विशेष रूपांतरित प्ररोह पुष्प यानी फ्लावर में स्थित होते। देखिए यहाँ देखिए स्पष्ट दिया है, कभी कभी पूछा जाता है फ्लावर किसका रूपांतरण है, तो रूपांतरित क्या है दोस्तों, प्ररोह है ना। तो याद रखेंगे अधिकतर पौधों में दोनों प्रकार के नर व मादा जनन अंग एक ही पुष्प पे होते हैं, और ये पुष्प उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल कहलाते हैं।
इन्हें हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। तो बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, इनकी चर्चा दोस्तों हमने आपसे की है, ये चीज़ आप पहले भी जानते हैं। हिंदी है उभय लिंगी, है ना, उभय लिंगी। या इसी को आप कहते हैं क्या, बाई सेक्सुअल, या इन्हीं को एक नाम और आप देते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। बाइसेक्सुअल कहें या हर्माफ्रोडाइट कहें, इसका मतलब कि अगर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में पाया जाए तो ये बाइसेक्सुअल की कंडीशन कहलाएगी, उभयलिंगी जिसे कहते हैं। वहीं दिया है जबकि अनेक बार पुष्प एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी, एक लिंगी, आप देखेंगे एक लिंगी जो पुष्प होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे यूनिसेक्सुअल जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखते हैं, इनको एक लिंगी कहते हैं। आगे दिया गया है, देखिए इसमें नर जनन अंग जो पुंकेसर स्टामेन होता है और मादा जनन अंग जो होता है स्त्री केसर या अंडप जिसे पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं पाया जाता है। ये तो आप जानते हैं पहले से भी। पुष्प में प्रायः नर भाग को पुंकेसर 3, 4 या 5, यानी दोस्तों अगर 3 है तो ट्राइमेरस, 4 है टेट्रामेरस और 5 है तो पेंटामेरस की कंडीशन होती है। आप इसे देख लीजिएगा, पुंकेसर की बात कह रहे हैं। ऐसे कैलिस, कोरेला, इंडिशियम, गायनेशियम, ये जो चारों हैं उनके नाम में भी ये जो वर्ड लगते हैं इन्हीं के आधार पर रखते हैं। मतलब ज़्यादातर जो पुष्प होंगे ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस, ये 3 कंडीशन मैक्सिमम पाई जाती है। तथा इन्हें मिलाकर पुमंग या एंड्रोशियम का निर्माण होता है। यानी जो पुंकेसर है पुंकेसर, ध्यान दीजिएगा, पुंकेसर जिसे आप दोस्तों क्या कहते हैं, पुंकेसर स्टम, आप कहते हैं स्टम। इनको अगर हम कंबाइन वे से कहें तो इनका जो ग्रुप होता है वही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है, जिसको आप कहते हैं हिंदी में पुमंग या इंग्लिश में कहते हैं क्या, एंड्रोशियम। और यही जो दोस्तों एंड्रोशियम होता है यही क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसकी यूनिट भी हम आपको बता चुके हैं। जैसा यहाँ आप देखे भी हैं, क्या इसे अंडप यूनिट को ना सॉरी, ये तो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव के है। यहाँ देखेंगे एंथर जो होता है वह क्या होता है, यूनिट के बेस पे होता है। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। तो ये तो था मेल रिप्रोडक्टिव। आगे दिया है, देखिए प्रत्येक पुंकेसर के ऊपरी भाग पर एक से अधिक मोटी संरचना होती है जिसे परागकोश या एंथर कहते हैं। यह भी दोस्तों आपको मैंने बताया है और इसे आप अच्छे से जानते हैं, फिर से समझ लीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ये जो पोर्शन है इसी को दोस्तों आप क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं, इसे फिलामेंट कहते हैं। और दोनों को अगर कंबाइन कह दें तो इन्हें क्या नाम देते हैं, आप नाम देते हैं स्टामेन या पुंकेसर। और यही जो पुंकेसर है एंड्रोशियम का क्या है, निर्माण करता है। समझ लीजिएगा, फिलामेंट, एंथर, कंबाइन वे से स्टामेन या पुंकेसर, और इनका जो ग्रुप होगा वो एंड्रोशियम या पुमंग का निर्माण करेगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़िए। जिसमें प्रायः 4 वेश्म परागकोष्ठ, पॉलन चैम्बर जिसे कहते हैं। जब इसका सेक्शन काटा जाता है तो आपको पिछले क्वेश्चंस वीडियोस में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, सेक्शन में 4 चैम्बर आपको दिखाई देंगे। 4 चैम्बर होते हैं। इनमें ही लघु बीजाणु
मातृ कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर का क्या करती है, निर्माण करती है। यानी जब सेक्शन के अंदर आप देखेंगे तो उसमें जो मदर सेल होती है, एक मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर जो कि पॉलन ग्रेन फ्यूचर में बन जाता है का क्या करती है, निर्माण करती है। तो यहां तक बातें आपको समझ आई होंगी। अगर सेक्शन देखें, इसका सेक्शन जो हमने काटा है तो देखिएगा, जब आप सेक्शन देखेंगे दोस्तों तो हमने आपसे कहा था कुछ इस तरह के सेक्शंस आपको दिखाई देंगे। ये 4 चैम्बर है। इन चारों चैम्बर में दाने समान संरचना ऐसे भरी पड़ी होती है। इसी को क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन, हिंदी में कहते हैं दोस्तों परागकण। तो मदर सेल जो होती है इन्हीं पराग कणों का क्या करती है, निर्माण करती है। यही बात आपको यहाँ जो है समझनी थी। तो इतनी तो बात थी आपके मेल रिप्रोडक्टिव के भाग में, तो इतना तो आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका जो अगला पोर्शन है, अगला पोर्शन देखेंगे अंडप संख्या में प्रायः 1 से 5 तक होते हैं। समस्त अंडपों को मिलाकर जायांग बनता है। अंडप आपस में मिल गए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है जायांग, उसका निर्माण हुआ। प्रत्येक अंडाशय एक फूला हुआ अंडाशय या ओवरी वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर बीज बनने की संरचनाएं, जिसे आप बीजांड ओयूल कहते हैं, बीजांडासन प्लेसेंटा से लगी होती है। तो अब देखिए अंदर स्टिग्मा वाला हिस्सा, अंदर आप जाएं, ये देखिए आपका एम्ब्रियो सैक वाला हिस्सा, इस पे अपर की 3 सेल, लोअर की 3 सेल, बीच वाली आपको बताए थे कौन सी सेल, एग सेल जिसे आप अंडप कहते थे, अंडकोशिका है ना। उसके बाद बीच में पोलर न्यूक्लियाई, यह स्ट्रक्चर होता था, है ना। तब उसी में आपसे ये कह रहा है कि जो ओयूल है और प्लेसेंटा, यहाँ देखिए प्लेसेंटा पाया जाएगा जस्ट नीचे की तरफ, तो ये जो है लगी हुई अवस्था में पाया जाएगा। आगे दिया है अंडाशय के अतिरिक्त अंडप में सिरे पर पराग कणों को ग्रहण करने वाला वर्तिकाग्र या स्टिग्मा तथा इसकी साधने वाली वर्तिका होती है। मतलब ग्रहण करने के लिए स्पोर को क्या होता है, स्टिग्मा का हिस्सा होता है जिसे आप क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। ठीक है, क्या है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका का हिस्सा है, जहां की क्या होता है, जो पॉलन या माइक्रोस्पोर है उसे एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आवृत बीजी पौधे बीजाणुजनक या स्पोरोफाइट होते हैं। ठीक है, गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट 2 अवस्थाएं आपने देखी थी, 2n और n कंडीशन। तो स्पोरोफाइट अवस्था क्या होती है, 2n अवस्था होती है। पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने बताया है, तो आप वीडियो पिछला अवश्य देखें और सीखें। ना समझ में आए कोई बात तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, ध्यान दीजिएगा। तो बीजाणुजनक या स्पोरोफाइट होते हैं, अर्थात इनकी जो प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या है वह डिप्लॉयड या 2n होती है। तो स्पोरोफिटिक कंडीशन क्या है भाई, बीजाणु जनक, बीजाणुजनक या इसी को क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। बीजाणुजनक या स्पोरोफाइट, इसकी खास बात क्या है कि इसमें 2n कंडीशन क्रोमोसोम्स की दोस्तों पाई जाएगी। दूसरी जो अवस्था है वो है हैप्लॉयड अवस्था। हैप्लॉयड अवस्था को क्या कहते हैं, अगुणित
गुणित या हैप्लॉयड अवस्था, इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है दोस्तों वह n पाई जाती है। तो यह आप देखेंगे कि स्पोरोफिटिक अवस्था होती है, अर्थात इनकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। आगे दिया है यह अगुणित हैप्लॉयड गुणसूत्र वाले बीजाणुओं के द्वारा जनन करते हैं, अर्थात बीजाणु या स्पोर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं। यानी जो स्पोर बनेगा उसके लिए मियोसिस प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद बन होगा। ध्यान दीजिएगा, इन पौधों में बीजाणु दो प्रकार के होते हैं, अर्थात पौधों में जो बीज बनेंगे या कहते हैं स्पोर बनेंगे दो तरह के होंगे, माइक्रो और मैक्रो, है ना। या यहाँ देखिए दिया गया है विषाणु जनस, जिसे हेड्रोस्पोर कहते हैं। अब हेड्रोस्पोरस या विषम बीजाणु जनक क्या है भाई, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। यहाँ देखिए दोस्तों, टर्म्स आप जो ना समझ में आए उसको मैं व्यवस्थित कर रहा हूं, और भी आप पूछिए लेकिन अच्छे से समझ लीजिए। विषम बीजाणुकता, अब यहां क्या है, ये हेड्रोस्पोरस, हेड्रोस्पोरस, तो जो हेड्रोस्पोरस कंडीशन है उसमें है क्या, हेड्रोस्पोरस कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिसमें साइज के आधार पे दो स्पोर बनेंगे, एक की साइज बड़ी होगी और दूसरे की साइज क्या होगी, छोटी होगी। अगर दोनों स्पोर की जो साइज है उसमें अंतर पाया गया, एक छोटे साइज में है एक बड़े साइज में है, तो इन दोनों साइज के जो अंतर है और अंतर रखने वाले जो स्पोर हैं उसी के बेस पे नाम दिया गया है बीजाणु, विषम बीजाणु या हेड्रोस्पोरस। यानी छोटा या स्मॉल साइज का जो स्पोर है वह भी पाया जा रहा है, जिसको आप माइक्रोस्पोर कह रहे हैं, और जो बड़े साइज का स्पोर है मेगा स्पोर, वह भी पाया जा रहा है। तो यहाँ देखिए इसके क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर इसे कहेंगे, मेगा स्पोर। जो माइक्रोस्पोर होता है दोस्तों इसको लघु बीजाणु कहते हैं, और जो मेगा स्पोर होता है इसको दीर्घ बीजाणु या आप माइक्रोस्पोर के बेसिस पे जानते हैं। यहाँ देखिए दिया है लघु या सूक्ष्म बीजाणु माइक्रोस्पोर और दीर्घ या गुरु बीजाणु मेगा स्पोर कहते हैं, जो अंकुरित होकर के क्रमशः नर और मादा युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। यानी जो मेगा स्पोर है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है, और वहीं माइक्रोस्पोर जो होता है वह मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। इस तरह से मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों क्या करते हैं, डेवलप करके गैमेटोफाइट बनाते हैं, जिसको आप युग्मकोद्भिद नाम देते हैं। आगे देखिएगा दिया है इन्हीं के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है, नर और मादा युग्मक के मिलने से निषेचन, जिसे आप द्विगुणित अवस्था कहते हैं, आ जाती है। यानी मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, फ्यूज करने के बाद जो अवस्था बनती है उसी को क्या कहते हैं, द्विगुणित अवस्था कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, जिससे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनेगा। तो मेल गैमीट में क्या है, माइक्रोस्पोर, इसी को कहते हैं परागकण, है ना। यह क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव है। वहीं फीमेल की बात करें तो क्या है भाई बताएं, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन बन किससे रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट से, और बनेगा क्या,
बताएं दोस्तों। फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मक कहते हैं, और इसी युग्मक से निर्माण क्या होता है? एग सेल आप कह सकते हो। एग सेल का निर्माण होता है गैमीट के रूप में। अंड कोशिका, ये गैमीट सेल होती है, इन्हीं का आपस में क्या होता है? फ्यूजन होता है, बनता है क्या? जाइगोट, या इसी को कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज। तो यहां आप देख लीजिए, यही चीज आपको यहां समझाया है। अब यहां क्योंकि यन अवस्था थी, यह यन अवस्था थी, दोनों मिल गई तो यहाँ 2n अवस्था हो जाती है। वही बात आपको यहाँ कह रहा है कि द्विगुणित अवस्था आ जाती है। इस प्रकार बनी हुई कोशिका युग्मनज या जाइगोट कहलाती है। यही कोशिका भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण करती है, भ्रूण बीज के अंदर रहता है। यही जाइगोट क्या करती है दोस्तों? मारुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, इस तरह की अवस्थाओं को पार करती हुई पहुंचती है किसमें? भ्रूण अवस्था में। यानी भ्रूण का क्या करती है? निर्माण करती है। तो यहां तक बात हमें उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले पोर्शन पर। दिया है, ध्यान दीजिएगा। आवृतबीजी पौधे की जो जीवन चक्र है, 2 पीढ़ियों का एकांतरण भी यहाँ होता है, उसके बारे में भी बात करनी है। चलिए थोड़ा सा यहाँ फिगर को देख लेते हैं, साथ ही साथ यहाँ जो मटेरियल दिया है पीढ़ी एकांतरण से संबंधित, उनके बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, हमने आपसे बताया कि सबसे पहले 2n अवस्था होती है, जिसे आप कहते हैं बीजाणु जनक या मुख्य पौधा या पुष्प बनता है, जो कि क्या होगा? 2n कंडीशन होगा। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर है। अब जब इससे आगे दोस्तों आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या? एक नर युग्मक या पुंकेसर मिलेगा, और एक मादा युग्मक जिसे अंडप आप कहते हैं वो मिलेगा। ये दोनों चीजें क्या होंगी? 2n कंडीशन में ही होगी। लेकिन अब इनके तुरंत बाद क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू जब जो है मादा आप देखेंगे बनेगा, अंडप जो है आगे डिवाइड होगा तो गिर बीजाणु बनाएगा, और वही गुर बीजाणु क्या करेगा? मादा भ्रूण कोश का क्या करेगा? निर्माण करेगा। और ये कैसा होगा दोस्तों? यन कंडीशन होगा। कैसा होगा? यन कंडीशन होगा। उसी तरह से जो नर युग्मक है, पुंकेसर है, मियोसिस के बाद लघु बीजाणु के डेवलपमेंट से नर या पराग कण का निर्माण करेंगे। नर युग्मक या क्या करेंगे? पराग कण का निर्माण करेंगे, और यही पर पराग कण क्या करेगा? शुक्राणु या यन का निर्माण करेगा, मेल गैमीट का निर्माण करेगा। और यही मेल गैमीट और यहाँ मादा से अंडप या एग सेल आपस में जब फ्यूज करते हैं तो यहाँ निषेचन के बाद डेवलपमेंट होता है भ्रूण का, और भ्रूण फिर से ग्रो अप करता है तो क्या करता है? नया पौधा बनाता है। अगर मेरे दोस्तों आप इस डायग्राम को एग्जाम में बना सके तो लाइफ साइकिल आप एक्सप्लेन कर लेंगे और आपकी आधी टेंशन चली जाएगी। तो मैं आपसे कहूँगा इस क्वेश्चन को तैयार करने का सबसे आसान तरीका है कि आप डायग्राम 2-3 बार बनाएं और इसको समझ लें। अगर आपने समझ लिया है, डायग्राम बनाया है, डायग्राम बनाएंगे तो अच्छा मार्क आपको मिलेगा, नहीं बनाएंगे तो फिर आपको मार्क्स कम मिलेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों। अब पीढ़ी अंकांतरण भी यहाँ समझा है। यह बात अति महत्वपूर्ण है कि बीज के निर्माण के लिए एक ही मादा युग्मकोद्भिद में एक और केंद्रक का निषेचन होता है, यानी एक मेल एक फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं। इस निषेचन के फलस्वरूप बना केंद्रक द्विगुणित होता है, जिसे भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म कहते हैं। तो एंडोस्पर्म आप जानते हैं 3n कंडीशन या ट्रिपल फ्यूजन के बेसिस पे बनता है। ये चीज़ आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, उम्मीद है आपको क्लियर होगा। आवृतबीजी पौधों में दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, इसकी भी चर्चा आपसे हो चुकी है काफ़ी।
बीज एक फल या फ्रूट बनाता है, बीज अंकुरित होकर के एक नए पौधे का निर्माण करता है, इससे बनने वाली नई संतति फिर से द्विगुणित जनन पीढ़ी होती है। इस प्रकार पीढ़ी का एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। यन अवस्था से टू यन अवस्था आपस में बदला करते हैं और अदला बदली इन्हीं को क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ टू यन अवस्था थी और टू यन अवस्था बदल रही है किस में, यह यन अवस्था में। यहाँ देखिए यन अवस्था में, और यन अवस्था फिर से बदल जा रही है टू यन में। तो टू यन यन ऐसा जो है कंडीशन बनता रहता है, यानी स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में, गैमेटोफाइट फिर से स्पोरोफाइट में। और यही जो इंटरचेंज है एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था का आना, इसी को कहते हैं क्या, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या हिंदी में यहाँ देखिए दिया है पीढ़ी का एकांतरण नाम देते हैं। इसको जरूर याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। आई थिंक दिस पोर्शन बिकम क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो। और अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है दोस्तों। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, देखिएगा, आवृतबीजी पौधों में कितने प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, किसी एक प्रकार के बीजांड के अनुलंब कार्ड का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये कुछ पोर्शन रहा। आगे दिया है, आवृतबीजी बीजांडों के प्रकार बीजांडासन पर बनते समय नेभिकीय भाग के द्वारा बीजांड वृंत का निर्माण। ठीक है, तो बीजांड वृंत जो है उसका निर्माण कैसे होगा, इसकी भी चर्चा यहाँ आपसे क्या है की गई है। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, देखते हैं आवृतबीजी बीजांडों के प्रकार, यानी आवृतबीजी जो हैं पौधे उसमें बीजांड कितने तरह के होते हैं। तो दिया है, बीजांडासन पर बनते समय जो निभागीय भाग के द्वारा बीजांड वृंद का निर्माण होता है तथा बीजांड के विभिन्न भागों की स्थिति, देखिए बीजांड के विभिन्न भागों की स्थिति, बीजांडासन की स्थिति, उसके झुकाव भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसी के आधार पर परिपक्व बीजांड निम्न प्रकार में डिवाइड किया गया है। कुल 5 हैं दोस्तों, में 6, 1 2 3 4 5 6 ये 6 तरह का है, ध्यान दीजिएगा। पहला जो देखिए दिया है आर्थोट्रापस। आर्थोट्रापस में देखिए ये माइक्रोपाइल रीजन, ये चैलेजा रीजन, और ये देखेंगे आपका जो अंदर का एम्ब्रियो वाला हिस्सा है, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है दोस्तों। तो ये क्या कहलाता है, आपका आर्थोट्रापस कहलाता है। बी वाले पोर्शन को देखें और नाम को देखें, हेमी। हेमी यानी क्या होता है, आधा। हेमीट्रापस, हेमीट्रापस का मतलब कि जब जो है ऐसा है तो पूरा है, और अगर ऐसा जो है थोड़ा सा टर्न हो जाए 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री टर्निंग दिखाई दे, ये देख लीजिएगा टर्निंग, तो ये क्या कहलाता है, हेमीट्रापस ओयूल का क्या करता है, निर्माण करता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरा सी वाला पोर्शन। अब यहाँ ओयूल तो हेमीट्रापस से मिलता जुलता है, लेकिन अंदर का एम्ब्रियो देखिएगा उसमें भी अंतर है। तो कैप्लियोट्रापस इस कंडीशन को कहेंगे जहाँ हार्स शू लाइक स्ट्रक्चर्स, सॉरी जो ये तो है एम्ब्रियो है वो थोड़ा सा क्या करता है, अलग सा बन जाता है ना। अब वहीं देखेंगे जो एम्फीट्रापस है, डी वाले में है एम्फी, आप देखेंगे पूरा ओयूल ऐसे टर्न करके आया हुआ है, लेकिन जो अंदर का है हिस्सा एम्ब्रियो सैक का वह हार्स शू लाइक है। हार्स शू लाइक जो एम्ब्रियो सैक है वो कभी कभी पूछा गया है डायरेक्ट, तो किस में है दोस्तों, फोन नंबर डी यानी एम्फीट्रापस में आपको यह देखने को मिल रहा है। आगे देखिएगा जो ई है ये एनाट्रापस है दोस्तों, है ना। एनाट्रापस में जस्ट 180 डिग्री टर्निंग है ना, देखिए 180 डिग्री टर्निंग है। और वहीं सर्सिनोट्रापस देखेंगे तो सर्सिनोट्रापस का ये देखिए टर्निंग 360 डिग्री
है ना। तो आप याद रखेंगे टर्निंग के आधार पर यह नाम दिया गया है। आप देख लीजिए इस तरह से डायग्राम आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है चीजें पूछी जाएंगी। पहला है दोस्तों, देखिए पहला दिया है रिज या आर्थोट्रोपस। आर्थोट्रोपस में हमने कहा कि जो स्ट्रक्चर है वह इस तरह का हो रहा है, ठीक है। ये इसमें जो तीनों स्ट्रक्चर हैं वो एक सीध में, ये देखिए एक सीध में। तो आप एक सीध में जब पाते हैं स्ट्रेट लाइन में, यह कंडीशन क्या है आर्थोट्रोपस की। देखिए क्या कह रहा है, सीधा बीजांड होता है तथा इसका बीजांडवृत्त, बीजांड द्वार और भ्रूणकोश, ये तीन चीजें, बीजांडवृत्त, फिर बीजांड द्वार और ये भ्रूण कोश, ये तीनों क्या है सीधी रेखा में स्थित होते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, तीनों क्या हैं सीधी रेखा में स्थित हैं। आगे देखिए दिखा है प्रतीप या एनाट्रोपस। याद रखेंगे, कभी कभी डायरेक्ट प्रतीप दे दे हिंदी और इंग्लिश ना दे तो थोड़ा सा संभलिएगा। यहाँ प्रतीप को ही एनाट्रोपस कहते हैं। बीजांड वृंद की अधिक वृद्धि होने से वह अध्यावरण से कुछ दूरी तक जुड़कर रेफी का निर्माण करता है। इससे बीजांड में बीजांड द्वार, बीजांड वृंत के समीप आ जाते हैं। पौधे में प्रायः इसी प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं, जैसे चना, मटर, सेम, एरंड या गुल मेहंदी। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसी जगह हैं जो कि उतना ही पाए जाते हैं। मतलब कि ये जो चना है या एरंड है, सेम है, मटर है, इनमें एनाट्रोपस टाइप की कंडीशन पाई जाती है। तो यहाँ देख लीजिएगा परिभाषा दी गई है, साथ ही साथ डायग्राम को भी आप मेंशन करके चलें तो आपको यहाँ क्लियर समझ में आ गया। अब बात करेंगे अगली दोस्तों तीसरे की, दिया है हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस क्या है दोस्तों, आर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस के बीच की जो अवस्था है उसी को हम क्या कहते हैं हेमीट्रोपस कहते हैं। डायग्राम हमने आपको ऐसा कुछ दिखाया था, है ना, कहा था ऐसा कुछ होगा, है ना, ये कंडीशन थी। तो आपका हेमी आर्थो और एनाट्रोपस के बीच की कंडीशन है, जिसमें बीजांड लगभग अनुप्रस्थ होता है तथा इसका बीजांड द्वार निभाग दोनों क्या है बीजांड वृत्त से समान दूरी पर स्थित होता है। रेननकुलस जो है यहाँ क्या है दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने है, डायग्राम आपने देखा था। तो और इस डायग्राम की प्रैक्टिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर करेंगे दोस्तों, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले। देखेंगे दोस्तों चौथे नंबर का है एम्फीट्रोपस। यह क्या कह रहा है, बीजांड भी अनुप्रस्थ होता है, इसमें बीजांडकाय तथा भ्रूणकोश दोनों वक्रित होते हैं, जैसे लेमना, पोस्ता, गुलबास आदि। ये क्या है दोस्तों एम्फीट्रोपस है। वहीं वक्र या कैमिलियोट्रोपस जो है यह बीजांड भी लगभग अनुप्रस्थ ही होता है, किंतु यह बीजांडकाय वर्तिकाग्र होता है या लेगुमिनस कुल के पौधों में प्रायः ज़्यादा मिलता है। कौन सा, कैलिपोट्रोपस। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। छठवां है ससिनोट्रोपस, जिसमें 360 डिग्री की बात आ रही थी, टर्निंग। इस प्रकार के बीजांड में बीजांडवृत्त अत्यंत घुमावदार होता है। बीजांड एक बार उल्टा होने के बाद घूमकर फिर सीधा हो जाता है। ऐसी कंडीशन अपुंजिया या नागफनी में देखा गया है दोस्तों। तो इस तरह से ये जो 6 तरीका है आपका बीजांड, यह इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से दोस्तों रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चंस रहे जो कि सेलेक्ट किए गए। अब जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसीडर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर प्रथम बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी वीडियोस अपलोड हो दोस्तों आपको यथाशीघ्र मिले। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन आपको नीचे दिया जाता है,
कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वायरीज, अपनी जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप वहाँ पुट आउट कर सकते हैं। आप और क्या जानना चाहते हैं या कहाँ ऐसा है जो वहाँ आपको समझ नहीं आया, तो ये सारी बातें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दोस्तों पूछें। आपको इम्प्रूव करके देना हमारा धर्म है, हम देंगे उसको। और आपको टॉपर बनना है तो जुड़े रहें और जम करके वीडियोस का यूज़ करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।